In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. This is Sir Naseem Zulfikar, and I am here with another lecture of chapter 10, Chemistry of Life. That is a very detailed and a very important topic. That is topic number 10.6, lipids. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ चैप्टर 10 सेकेंडरी केमिस्ट्री में लिपिड्स के टॉपिक को। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर मौजूद न्यू हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश के लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंडरी एप्टीट्यूड लेवल के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम लेक्चर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है मेरे वीडियोस में प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप वहाँ जाकर एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये अब ये भी जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो दैट इज़ DICC या दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है, जिसकी कैंपसेस हमारे पास औरंगी टाउन और गुलशन इकबाल में मौजूद हैं। तो अगर आप क्रैश क्लासेस को लेना चाहते हैं, उसमें उसको विटनेस करना चाहते हैं, तो फिर उस सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 0300 215 2272 इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, सुनाओ स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, लिपिड्स को। लिपिड्स होते हैं क्या हैं? तो या एक न्यूट्रिशन का एक पार्ट होता है लिपिड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर चुके हैं, एंजाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आज हम डिस्कस करने वाले लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स की एक सिंपल प्रॉपर मेन डेफिनेशन होती है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर सॉल्युबल इन ब्लूर्स रिएजेंट। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ब्लूर्स रिएजेंट के अंदर, इस ब्लूर्स रिएजेंट के अंदर हल हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स हर वो कंपाउंड होते हैं जो ब्लूर्स रिएजेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं। तमाम लिपिड्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ब्लूर्स रिएजेंट में हल हो जाते हैं। अब ये ब्लूर्स रिएजेंट क्या चीज़ है? तो ब्लूर्स रिएजेंट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डाईइथाइल ईथर एंड इथेनॉल। तो डाईइथाइल ईथर और इथेनॉल को अगर आप मिक्स कर देते हैं 2:1 के प्रोपोर्शन में, कि 2 रेशो जो होगा वो डाईइथाइल ईथर का होगा और 1 रेशो होगा आपके पास इथेनॉल का, और उससे जो एक सोल्यूशन तैयार होगा उसको हम लोग कहेंगे ब्लूर्स रिएजेंट। और ब्लूर्स रिएजेंट के अंदर जो चीज़ भी हल हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं लिपिड्स। सो अगर इस लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की जाए, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन करें तो 3 टाइप्स के लिपिड हमारे पास होते हैं। सिंपल लिपिड्स होते हैं, इस तरह से कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, और थर्ड वन स्टेरॉइड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड होते हैं और इस तरह कॉम्प्लेक्स लिपिड और स्टेरॉइड। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स। सो दिस इज द टाइप नंबर 1, सादा लिपिड्स है। दूसरे को हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी कहते हैं, और थर्ड को हम स्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स के बारे में कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। सिंपल लिपिड्स असल में एस्टर्स होते हैं। दे आर एक्चुअली एस्टर्स। एस्टर्स के बारे में चैप्टर 9 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। एस्टर्स एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। एस्टर, आपको पता है एस्टर को बनाना है तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है, दिस विल बी कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? 2 चीज़ों का रिएक्शन होता है। एक हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और उसके नतीजे में एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा तो एस्टर और वाटर बनता है, और कुछ स्पेशल तरह के एस्टर्स लिपिड्स कहलाते हैं, सिंपल लिपिड्स कहलाते हैं। अच्छा, सिंपल लिपिड्स को फर्दर हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब दोनों ही सिंपल लिपिड्स एस्टर्स होते हैं लेकिन 2 तरह के हैं। एक ट्राइग्लिसरोल्स हैं और एक हमारे पास होते हैं वैक्सेस। तो यहाँ पर आपको ट्राइग्लिसरोल्स मिल जाए और कुछ हमारे पास होते हैं वैक्सेस है जिनको मोम कहा जाता है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ ट्राइग्लिसरोल्स के बारे में। ट्राइग्लिसरोल्स ये असल में ट्राई एस्टर्स होते हैं। एस्टर के 3 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं इसके अंदर, और इनमें हमारे पास जो अल्कोहल होता है, वो क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। और आप जानते हैं ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, एक ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 कार्बन एटम्स और तीनों के साथ एक OH ग्रुप अटैच हो। 1,2,3 प्रोपन ट्रायोल, या प्रोपन ट्राई 1,2,3 प्रोपन 1,2,3 ट्रायोल भी उसको हम कह सकते हैं। तो ग्लिसरॉल हमारे पास एज अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल में ग्लिसरॉल होगा, और फैटी एसिड में हमारे पास क्या हो सकता है भाई, जो है वो या कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। और फैटी एसिड असल में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, लेकिन चैप्टर 9 में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहा जाता है जिनमें जो कार्बन नंबर्स होते हैं वो 12 से लेकर 20 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स।
तो 12 से 20 कार्बन एटम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड C15H31COOH 16 कार्बन एटम है। स्टेरिक एसिड देखें C17H35COOH, यहाँ पर 18 कार्बन एटम्स हैं। ओलिक एसिड की बात करें यहाँ पर 17 कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, फैटी एसिड दो तरह के हो सकते हैं भाई, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड को, तो यहाँ पर जो रेडिकल लगा हुआ है CnH2n+1 की सूरत में लगा हुआ है, मतलब ये सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो पाल्मिटिक और स्टेरिक दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। लेकिन अगर यहाँ ओलिक एसिड की बात करें C17H34, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि दिस विल बी अनसैचुरेटेड, इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा मौजूद। तो फैटी एसिड कोई भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। उनका रिएक्शन जब ग्लिसरॉल से किया जाएगा तो ट्राइग्लिसरॉल्स की फॉर्मेशन होगी, जो एक सिंपल लिपिड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ट्राइग्लिसरॉल की। ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, देखिए 1, 2, 3 प्रोपन ट्रायोल बना हुआ है, और ये हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है जो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। और यहाँ पर एस्टरिफिकेशन हो गई, अल्कोहल से OH निकला, एसिड से H निकला, ये वाटर की एलिमिनेशन हुई और ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा। तो ये जो ओवरऑल आपके पास बना है एक एस्टर, ट्राई एस्टर है, 1, 2, 3 एस्टर एक साथ जुड़े हुए हैं। इट इज़ ट्राई एस्टर विच इज़ कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल। तो ट्राइग्लिसरॉल क्या है? ये एक सिंपल लिपिड है। ठीक है, सिंपल लिपिड्स होते हैं ये। अच्छा, ट्राइग्लिसरॉल्स को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स? ऑयल मतलब तेल और फैट मतलब चर्बी। तो क्या फ़र्क होता है हमारे पास ऑयल और फैट के अंदर? कि ऑयल ट्राइग्लिसरॉल्स भी, ये भी ऑयल भी ट्राइग्लिसरॉल्स हैं, फैट भी ट्राइग्लिसरॉल्स हैं। लेकिन ऑयल के अंदर क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा इसके फैटी एसिड में, जिस फैटी एसिड से ये बन रहा होगा। और फैट क्या होता है? देखो फैट है ना, तो फैट से हो गया सेट, जबकि ऑयल से हो गया अनसैचुरेटेड। तो फैट है तो मतलब सेट है तो फैट है, तो फैट होगा सैचुरेटेड। ये ट्राइग्लिसरॉल होगा और उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, मतलब कि सिंगल बॉन्ड होगा। चर्बी के अंदर या फैट के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। जबकि ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं वो डबल बॉन्डेड कहीं ना कहीं उनके अंदर मौजूद होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है ऑयल और फैट का, दोनों है ट्राइग्लिसरॉल्स। ठीक है, अब ऑयल की जब हम बात करेंगे तो ऑयल में फिर फर्दर 2 कैटेगरी आती हैं, ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल। फ़र्क क्या है कि ड्राइंग ऑयल के अंदर जो अनसैचुरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो वो क्या होता है? सूख जाता है और ड्राई हो जाता है। जबकि नॉन ड्राइंग ऑयल्स जो होते हैं ना, चूँकि उनमें डबल बॉन्ड ज़्यादा नहीं होते तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा नहीं होती, तो वो सूखता नहीं है, वो सूखा रहता है, वो खुश्क रहता है। तो ये 2 हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं ऑयल के, दैट इज़ ड्राइंग ऑयल एंड नॉन ड्राइंग ऑयल। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया कि ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस है। दोनों के दोनों ट्राइग्लिसरॉल्स है, दोनों के दोनों इसी रिएक्शन से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्डेड है तो सूरत में ऑयल होगा, सॉरी उस सूरत में फैट होगा। डबली बॉन्डेड चीज़ें आ जाएँ, सॉरी सिंगल बॉन्डेड आ जाए तो इन दैट केस फैट होगा, डबली बॉन्डेड आ जाए तो फिर ऑयल होगा। जैसे यहाँ पर मैंने पाल्मिटिक एसिड इस्तेमाल किया है, तो पाल्मिटिक एसिड आप जानते हैं ये सैचुरेटेड है, तो ये जो बन रहा है ना ट्राइग्लिसरॉल, ये क्या होगा? ये वाला ट्राइग्लिसरॉल एक फैट होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं C15H31 मैंने सारे सिंगल बॉन्डेड इस्तेमाल किए हैं, जो फैटी एसिड्स इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, ऑयल और फैट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस के बारे में बात करें तो 3 फ़र्क है। ऑयल बता दिया, अनसैचुरेटेड है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे या डबल बॉन्ड होंगे, सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया आपके पास, ऑयल्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जबकि फैट क्या होता है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, चर्बी वगैरह जैसे। ऑयल्स प्लांट्स में होते हैं, कोकोनट ऑयल वगैरह और सोयाबीन ऑयल, जबकि फैट्स किस में होते हैं? जानवरों के अंदर, एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स। नाउ हाउ द प्योरिटी ऑफ ऑयल एंड फैट आर डिटरमाइंड, कि ऑयल और फैट की प्योरिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। कराची बोर्ड में एक बार इसका भी क्वेश्चन आया था कि किस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि खालिसपन को, कि ऑयल या फैट कितना प्योर है। तो उसके लिए हम 3 तरीके हमारे पास हैं, दैट इज़ एसिड वैल्यू है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू है और आयोडीन वैल्यू है। ये वो 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं ऑयल की और फैट की प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी खालिसियत को बता सकते हैं कि वो कितना खालिस है। एसिड वैल्यू में क्या, किस तरह से हम बताते हैं कि हम देखते हैं कि कितना mg/KOH का चाहिए 1 ग्राम फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। चूँकि आप जानते हैं ऑयल या फैट के अंदर फैटी एसिड होता है, तो एसिड का बेस रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो 1 ग्राम फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने mg/KOH की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी एसिड वैल्यू कहलाती है। सेकंड होती है सेपोनिफिकेशन वैल्यू,
तो अब सैपोनिफिकेशन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें साबुन बनता है, जिसमें एस्टर्स का रिएक्शन किससे कराया जाता है, एस्टर के रिएक्शन बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से कराया जाता है, तो सोप की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू में क्या है कि 1 ग्राम फैटी एसिड को सैपोनिफाई करने के लिए, उसको साबुन में कन्वर्ट करने के लिए जितना KOH kmg चाहिए वो सैपोनिफिकेशन वैल्यू है। थर्ड हमारे पास कहलाता है आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू किसे कहते हैं कि कितना ग्राम आयोडीन एब्जॉर्ब हो सकता है 100 ग्राम ऑफ ऑयल में, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज आयोडीन वैल्यू। आयोडीन के अंदर कितना ग्राम आयोडीन हम डिजॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ ऑयल में या फैट में, उसको हम आयोडीन वैल्यू कहते हैं। तो ये 3 तरीक़ों से हम प्योरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं ऑयल्स के या फैट्स के, वो खालिस कितना ज़्यादा है। अब इसी ऑयल एंड फैट से लिंक करते हुए हमारे पास 2 टॉपिक्स होते हैं, रेंसिडिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एग्जाम में अगर आपके पास शॉर्ट नोट आ जाए तो ये सब चीज़ें आप उसमें बता रहे होते हैं। नॉर्मली रेंसिडिफिकेशन सैपोनिफिकेशन की डेफिनेशंस भी आज की जाती हैं कराची बोर्ड के अंदर या सिंध बोर्ड के अंदर। तो रेंसिडिफिकेशन तो कभी कभार हम देखते हैं कि बटर के अंदर बटर रेंसिड हो जाता है, मक्खन रेंसिड हो जाता है, या बटर को या मक्खन को आप खुली हवा में छोड़ दें वैसे, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसमें से उसका टेस्ट खट्टा जैसा हो जाता है और वो एक ऑफ ऑर्डर या एक समझ लो कि एक बुरी बैड स्मेल देना शुरू कर देता है। तो उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिफिकेशन। तो व्हेन ऑयल और फैट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, अगर तेल या चर्बी को आप खुला छोड़ दें हवा में तो क्या होता है भाई, तो लंबे अरसे के बाद वो सावर टेस्ट देना शुरू हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो जाती है एस्टर की, जो स्पॉइल कर देते हैं ऑयल या फैट को। आप जानते हैं कि ऑयल या फैट के फॉर्मूले के अंदर फैटी उसके अंदर जो है वो एस्टर होता है, और एस्टर जब मॉइस्चर में मौजूद वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा और वापस आपको फैटी एसिड और अल्कोहल मिल जाएंगे। तो ये फैटी एसिड्स जो होते हैं इनका सावर टेस्ट होता है, तो क्या होता है मक्खन का टेस्ट जो है वो खट्टा जैसा हो जाता है और एक बड़ी ख़राब सी स्मेल जो है वो आनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल या फैट। सेकंड वन इज़ व्हाट, सेकंड वन इज़ सैपोनिफिकेशन। चैप्टर 9 में भी डिस्कस किया था कि सैपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सोप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो अमल, वो प्रोसेस जिसमें साबुन बने उसको हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। और साबुन किस तरह से बनेगा भाई कि जब आप रिएक्शन कराएंगे, अच्छा किस चीज़ का, जब आप रिएक्शन कराएंगे ऑयल्स या फैट का, किसके साथ, बेस के साथ, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि NaOH के साथ करा दें या KOH के साथ करा दें। तो जैसे कि ये हमने यहाँ पर ले लिया एक एस्टर ले लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऑयल या फैट ले लिया, तो इस वक्त सूरत में तो ये फैट है, फैट लिया, चर्बी लिया और उसका रिएक्शन NaOH से करा दिया, कास्टिक सोडा से करा दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस में ब्रेकेज हो जाएगी, यहाँ से C डबल बॉन्ड हो, मतलब ये जो अल्कानोइड आयन है यहाँ से ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, वो इस OH से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और सोडियम इस नेगेटिव चार्ज से रिएक्शन आकर कर लेगा, और यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी RCOONA की सूरत में। तो यही जो कंपाउंड आपके पास यहाँ पर बना है, दिस इज कॉल्ड सोप। तो साबुन को बनाने का यही तरीका होता है, रॉ मटेरियल साबुन के लिए यही चाहिए होता है कि आपको कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटैश चाहिए होता है और उसके साथ साथ फैट या चर्बी चाहिए होती है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो फिर उस सूरत में साबुन की या सोप की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। सो ये मैंने अभी आपको बताया सिंपल लिपिड्स के बारे में। ठीक है, कि लिपिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड में भी हमने सिर्फ और सिर्फ ट्राईग्लिसरॉल को डिस्कस किया। ट्राईग्लिसरॉल क्या होते हैं भाई, जिसमें फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल होता है। अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो फिर फैट है, अनसैचुरेटेड है तो फिर ऑयल। ये सारी कहानी यही बताई मैंने भी आपको। अच्छा, यही सिंपल लिपिड में हमारे पास एक वैक्स भी होता है, मोम जिसको हम कहते हैं, मोमबत्ती वगैरह आपने देखा होगा ना, तो वो वैक्स कहलाता है। तो वैक्स कैंडल वगैरह आपने देखे हैं। तो वैक्स क्या होता है, वैक्स भी एस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये सिंपल लिपिड है ना, सिंपल लिपिड मैंने बताया एस्टर होंगे, ये भी एस्टर होंगे, इसमें भी लॉन्ग चेन कार्ब फैटी एसिड होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसमें अल्कोहल भी कैसा होगा, लॉन्ग चेन होगा। एंड इट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन वैक्स एंड ट्राईग्लिसरॉल। ट्राईग्लिसरॉल के अंदर लॉन्ग चेन वाला नहीं होता अल्कोहल, बल्कि सिर्फ 3 कार्ब वाला अल्कोहल होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक होता है, बताया ना। और यहाँ पर क्या है, दोनों लॉन्ग चेन होंगे। एसिडिफिकेशन तो हो रही है, और एसिडिफिकेशन कब होती है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल यूज़ किया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी लॉन्ग चेन होगा, अल्कोहल के अंदर भी लॉन्ग चेन होगा। इन दैट केस क्या होगा कि फिर जो हमारे पास एस्टर बनेगा वो एस्टर कहलाएगा वैक्स, उसको मोम कहेंगे, जो कैसा होगा, सॉफ्ट सॉलिड होगा। मोम सॉफ्ट सॉलिड होता है विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगी, लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कैंडल वगैरह में आपने देखा होगा। तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है 20 वैक्स। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 20 वैक्स, शहद की मक्खी का मोम जो होता है।
तो शहद की मक्खी का छत्ता जिससे बनता है ना, वो जो शहद की मक्खी छत्ता जिससे बनाती है, तो वो वैक्स से बनाती है। तो उससे तो जब शहद निकाल लिया जाए तो उसका सिर्फ वैक्स बच जाता है, जिसको बीस वैक्स कहा जाता है। उसी बीस वैक्स को नॉर्मली शू पॉलिश वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक शू पॉलिश वगैरह में शाइन क्रिएट करने के लिए, या जो शाइन दे रहा होता है जूतों वगैरह को, शूज़ वगैरह को। तो बीस वैक्स असल में क्या है, वैक्स है। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला कंटेंट लॉन्ग कार्बन चेन से आया होगा और ये वाला पार्ट भी लॉन्ग कार्बन चेन से आया होगा। मतलब फैटी एसिड वाला पार्ट भी लॉन्ग चेन का है और अल्कोहल वाला पार्ट भी लॉन्ग चेन का है। दैट्स वाई इसको हम वैक्स कहते हैं। ट्राइग्लिसरॉल्स के अंदर क्या होता है कि अल्कोहल वाला पार्ट शॉर्ट चेन होता है, 3 कार्बन होती है, और फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड वहाँ पर ऑयल और फैट किस तरह से अलग हो रहते हैं कि फैटी एसिड अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिहाज से हो रहते हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में। ये बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आपने सिंपल लिपिड समझ लिए तो 90% आपको लिपिड समझ में आ गया। कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में डिटेल नहीं है हमारे बुक में कि बस इसमें सिंपल लिपिड ही होता है, इसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड भी उसके फॉर्मूले में मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होगा, लिपिड के साथ साथ हमारे पास फॉस्फोरस एक एलिमेंट होगा जो कि उसके फॉर्मूले में मौजूद होगा। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के बारे में आप जानते होंगे कि ये भी हमारे पास लिपिड्स होते हैं, और नॉर्मली जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं ना, क्लब करने वाले जो जिम जाते हैं, तो वो मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली अपने बॉडी को बनाने के लिए वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इसको आगे हम समझेंगे कि उससे जो है वो हार्ट अटैक वगैरह का भी मसला होता है। जैसे ज़्यादातर रेसलर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हार्ट अटैक उनको हो जाता है समटाइम्स। जैसे WWE में एक रेसलर थे, एडी गुरेरो उनका नाम था, तो उनका रिंग में ही जो है वो कार्डियक अरेस्ट उनको हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे स्टेरॉइड्स को। तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, असल में स्टेरॉइड्स नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स होते हैं विद पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर। नॉन सैपोनिफिएबल से मुराद कि इसकी सैपोनिफिकेशन नहीं हो सकती है। लिपिड्स में सिंपल लिपिड की तो हो जाती है, कॉम्प्लेक्स लिपिड की भी सैपोनिफिकेशन हो जाती है। स्टेरॉइड को सैपोनिफिकेशन नहीं कर सकते, ये सोप की फॉर्मेशन नहीं करता, तो नॉन सैपोनिफिएबल होता है। और पॉलीसाइक्लिक होता है। पॉलीसाइक्लिक से मुराद जब आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे बुक में, तो इस तरह से डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड्स बने होते हैं, साइकिल्स बने होते हैं, जो है ना, जैसे जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लोअल्केन्स होते हैं, ये इनके फॉर्मूले में मौजूद होते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड्स की डेफिनेशन समझ गए ना कि नॉन सैपोनिफिएबल होगा और पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसके फॉर्मूले में स्टेरॉइड्स के अंदर। स्टेरॉइड के एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो एमसीक्यूज के लिए लाजमी याद रखें। फर्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी में मौजूद होता है, वो एक स्टेरॉइड होता है, वो एक लिपिड है असल में। और ये क्या करता है, अगर कोलेस्ट्रॉल की तादाद मिकदार अगर बढ़नी शुरू हो जाए, चूँकि वीन्स वगैरह में मौजूद होता है, ये वीन्स में, आर्टरी में ना, मतलब हमारी कैपिलरीज वगैरह में ये मौजूद होता है। अगर इसकी तादाद बढ़नी शुरू हो जाए वीन्स के अंदर, तो वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को रोक देता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के कॉजेज़ बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है वो स्टेरॉइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने कहा जाता है। इस तरह से हमारे पास जो वनस्पति घी वगैरह होता है उसमें भी बड़ी तादाद में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए उसको कम से कम इस्तेमाल करने कहा जाता है, बिकॉज वो ब्लड के अंदर जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में इरेगुलरिटी आ जाती है और वो कार्डियक अरेस्ट का बाइस बन सकता है। सेकंड इज कोलिक एसिड। कोलिक एसिड क्या है भाई, ये बाइल में मौजूद होता है, बाइल डक्ट या बाइल जूस में, जो लीवर प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो बाइल के अंदर मौजूद होता है। और ये क्या करता है भाई, कोलिक एसिड क्या करता है, वो फैट्स को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। थर्ड वन इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम बायोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन असल में एक हार्मोन होता है, तो ये भी ये हार्मोन भी एक स्टेरॉइड है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, तो बॉडी के जो जिनसियाती नशोनुमा होती है मेल और फीमेल के डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो वो उसके अंदर वेरिएशन कर रहा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स होते हैं, वो किसी बॉडी में क्या कर रहे होते हैं, वो रेगुलेट कर रहे होते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर, कि जैसे मेल है तो मेल की बॉडी सेक्सुअली उसके लिहाज से ग्रो होनी चाहिए, इस तरह फीमेल है तो उनकी जो है वो बॉडी उनके लिहाज से ग्रो होनी चाहिए। तो वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि वो इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है। ये भी असल में एक जो है वो स्टेरॉइड होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट टॉपिक ऑफ लिपिड्स, जिसमें हमने पढ़ा कि लिपिड्स के अंदर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्टेरॉइड्स के बारे में। जितने ज़्यादा डिटेल थी बुक के अंदर वो सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने बता दी हैं कि एमसीक्यूज़ भी अगर कहीं से निकल जाए तो फिर आप उसका जवाब दे सकें। इन केस फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है, कोई चीज़ मैंने नहीं बताई है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आस्क करें। लेकिन चूँकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो समटाइम्स इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। तो उस सूरत में क्या करता हूँ मैं कि भाई यही कहता हूँ कि भाई आप मेरी क्लासेस, फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन कर लें,
इन केस काफ़ी रिजनेबल फ़ी के अंदर क्लासेस वगैरह कंडक्ट कर रहा होता हूँ। अगर आप कराची के रेजिडेंट हैं तो मैं आपसे लाजमी कहता हूँ कि आप आएँ और विटनेस करें मेरी ऑनलाइन मेरी फ़िज़िकल क्लासेस को, और जो भी इश्यूज़ हैं आप उसमें कवर कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम्स के अंदर 85 आउट ऑफ 85 केमिस्ट्री के अंदर आ सकें और इंग्लिश में आप 100 आउट ऑफ 100 को नॉक कर सकें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।